मैं निधि सक्सेना कहानीबाजी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको अमृता प्रीतम जी की कहानी शाह की कंजरी सुनाने जा रही हूँ। उसे नीलम कोई नहीं कहता था, सब शाह की कंजरी कहते थे। नीलम, जिसे लाहौर हीरा मंडी के चौबारे में जवानी चढ़ी थी, वहां के ही एक रियासती सरदार ने पूरे 5000 में उसकी नथ उतारी थी। उसके हुस्न ने आग जलाकर सारा शहर झुलसा दिया था। पर फिर एक दिन हीरा मंडी का रास्ता चौबारा छोड़कर वो शहर के एक होटल फ्लैटी में आ गई थी। वही शहर था, पर सारा शहर जैसे रातों रात ही उसका नाम भूल गया हो। सबके मुंह से सुनाई देता था, शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। गजब का गाती थी। कोई गाने वाली उसकी तरह मिर्जे की सर्द नहीं लगा सकती थी। इसलिए चाहे लोग उसका नाम भूल गए थे, पर उसकी आवाज नहीं भूल सके। शहर में जिसके घर भी तवे वाला बाजा था, वो उसके भरे तवे जरूर खरीदता था। पर सब घरों में तवे की फरमाइश के वक्त हर कोई ये जरूर कहता था, आज शाह की कंजरी वाला तबा जरूर सुनना है। लुकी छुपी बात नहीं थी, शाह के घर वालों को भी पता था। सिर्फ पता ही नहीं था, उनके लिए बात पुरानी हो चुकी थी। शाह का बड़ा लड़का जो बिहाने लायक हो गया था, जब गोद में था तो सेठानी ने जहर खा के मरने की धमकी दी थी। पर शाह ने उसके गले में मोतियों का हार पहनाकर उससे कहा था, शाहनिए, वो तेरे घर की बरकत है, मेरी आंख जौहरी की आंख है, तूने सुना हुआ नहीं है? नीलम एक ऐसी चीज है जो लाख को खाक बना देती है और खाक को लाख। वो भी नीलम है, हमारी राशियों से मिल गया है। जिस दिन से उसके साथ हूँ, मिट्टी में हाथ डालूं तो वो भी सोना हो जाती है। पर वही एक दिन घर उजाड़ देगी, लाखों को खा कर देगी। शाहनी ने छाती की साल सहलाकर उसकी तरफ से दलील दी। जिस तरह से शाह ने बात चलाई थी, मैं तो बल्कि डरता हूं कि इन कंजरियों का क्या भरोसा, कल किसी और ने शब्ज़बाग दिखाए और उनके साथ चली गई तो लाख से खाक बन जाना है। शाह ने फिर अपनी दलील दी और शाहनी के पास कोई दलील नहीं रह गई थी, सिर्फ वक्त के पास रह गई थी। वक्त चुप था, कई बरसों से चुप था। शाह सचमुच जितने पैसे नीलम पे बहाता, उससे ज्यादा पता नहीं कहां कहां से उसके घर बह के चले आते। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर में छोटी सी जगह पे हुआ करती थी, पर अब सबसे बड़े बाजार में लोहे के जंगले वाली सबसे बड़ी दुकान उसकी थी। घर की जगह पूरा मोहल्ला उसका था, जिसमें बड़े खाते पीते किराएदार थे और जिसके तहखाने वाले घर को शाहिनी 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती थी। बहुत बरस पहले शाहिनी ने एक मोहरे वाली ट्रंक को ताला लगाते हुए शाहिनी से कहा था, चाहे उसे होटल में रखो या चाहे उसको ताजमहल बनवा दो, बाहर की बला बाहर ही रखो, मैं माथे नहीं चूमूंगी। और सचमुच शाहिनी ने अभी तक उसका मुंह नहीं देखा था। जब उसने ये बात कही थी, तब उसका बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ता था और अब बिहाने लायक हो गया था। पर शाहिनी ने ना उसके गाने वाले तवे घर में आने दिए और ना घर में कभी किसी को उसका नाम लेने दिया। वैसे उसके बेटे ने दुकान दुकान पर उसके गाने सुन रखे थे और जने जने से सुन रखा था, शाह की कंजरी। बड़े लड़के का ब्याह था। घर पर 4 महीने से दर्जी बैठे हुए थे। कोई सूटों पे सलमा काट रहा था, कोई तिल्ला, कोई किनारी, तो कोई दुपट्टे पे सितारे कर रहा था। शाहिनी के हाथ भरे हुए थे रुपयों की थैली से। वो निकालती, खोलती और फिर थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती। शाह के यार दोस्तों ने शाह को दोस्ती का वास्ता डाला कि भाई लड़के के ब्याह पे कंजरी जरूर गंवानी है। वैसे बात उन्होंने बड़े ही तरीके से कही थी ताकि शाह कभी बल ना खाए। वैसे तो शाह को बहुतेरी नाचने गाने वाली थी, जिसे चाहे बुला लो, पर यहाँ मल्लिकाए तरन्नुम आए और एक मिर्जे की सद लग जाए। फ्लैटी होटल आम होटलों की तरह नहीं था। ज्यादातर अंग्रेज लोग ही आते और ठहरते थे। ऐसे ही एक सेट में नीलम रहती थी और शाह ने सोचा दोस्तों यारों का दिल खुश करने के लिए वह एक दिन नीलम के यहाँ बैठक लगा दे। वो चाहता था कि नीलम एक बार उसके घर आकर उसके घर की तड़क भड़क दिख जाए, पर वो शाहनी से डरता था।
दोस्तों को हामी ना भर सका। दोस्तों यारों में से दो ने राह निकाली और शाहिनी के पास जाके कहने लगे, भाभी तुम लड़के की शादी में गीत नहीं गवाओगी, हम तो सारी खुशियां मनाएंगे। शाह ने सलाह की है कि एक रात यारों की महफिल नीलम की तरफ हो जाए। बात तो ठीक है, पर हजार उजड़ जाएंगे। आखिर घर तो तुम्हारा है, पहले उस कंजरी को थोड़ा खिलाया है। तुम सयानी बनो, उसे गाने बजाने के लिए एक दिन यहीं बुला लो। लड़के की ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपया उजड़ने से बच जाएगा। शाइनी पहले तो भरभराई, मैं उस कंजरी के माथे नहीं लगाना चाहती। यहाँ तो भाभी तुम्हारा राज है, वह बांदी बन कर आएगी तुम्हारे हुक्म में बंधी हुई, तुम्हारे बेटे की खुशियां मनाने के लिए। ये बात शाहिनी के मन को भा गई। वैसे भी कभी सोते बैठते उसे ख्याल आता तो था, एक बार देखूं तो सही कि कैसी है। उसने उसे कभी नहीं देखा था, हाँ पर कल्पना जरूर की थी, कभी डर कर कभी सहम कर, चाहे एक नफरत से। और शहर से गुजरते हुए जब भी किसी कंजरी को तांगे में देखती तो सोचती, क्या पता ये वही हो। चलो एक बार मैं भी देख लूं, जो उसको मेरा बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अब और उसे क्या लेना है, एक बार चेहरा तो देख लूं। शाहिनी ने हामी भर दी, पर एक शर्त रखी, यहाँ ना शराब उड़ेगी ना कबाब। जैसे भले घरों में गीत गाए जाते हैं उसी तरह गीत करवाऊंगी। तुम मर्द मानस भी बैठ जाना, वह आए और सीधी तरह गा के चली जाए। मैं वही 4 बतासे उसकी झोली में डाल दूंगी जो और लड़के लड़कियों को दूंगी। वो आई। शाहिनी ने अपनी बग्गी खुद भेजी थी उसे लेने के लिए। घर मेहमानों से भरा हुआ था। कमरे में एक सफेद चादर बिछी हुई थी और बीच में रखी हुई थी ढोलक, जिसपे महिलाएं बन्ने और सहरे गा रहे थे। बग्गी दरवाजे पे आके रुकी और कुछ औरतें दौड़कर दरवाजे की ओर और कुछ खिड़कियों की ओर गईं। अरे बदसुगनी क्यों करती हो, सहरा बीच में छोड़ दिया, शाहिनी ने कहा। शाहिनी ने देखा एक गोरा गोरा हाथ एक झुके हुए माथे को छूकर अदाब बजा रहा था और साथ ही एक छनकती हुई सी आवाज आई, बहुत बहुत मुबारक शाहिनी, बहुत बहुत मुबारक। बड़ी नाजुक सी, बड़ी पतली सी थी। कमरे के एक कोने में शाह बैठा था। कुछ दोस्त थे, कुछ रिश्तेदार मर्द भी थे। उस नाज़नीन ने उस कोने की तरफ इशारा करके एक सलाम उधर भी किया, फिर परे गांव तकिए के सहारे ठुमक कर बैठ गई। कमरे में एक चकाचौंध छा गई। हर एक की आंखें एक ही तरफ उलट गईं। शाहिनी की अपनी आंखें भी। उसे अपनी आंखों को छोड़कर सबकी आंखों पे गुस्सा आ रहा था। कमरे में एक खामोशी सी छा गई। खामोशी उसने ही तोड़ी जिसकी वजह से खामोशी छाई थी। मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का सगुन करूंगी, क्यों शाहिनी? और शाहिनी की तरफ ताकती हंसती हुई घोड़ी गाने लगी। शाहिनी को अचानक तसल्ली सी हुई, शायद इसलिए कि गीत के बीच में माँ वही थी और उसका मर्द भी सिर्फ उसका मर्द, तभी तो माँ सुहागन थी। शाहिनी हंसते से मुंह से उसके बिल्कुल सामने बैठ गई, जो उस वक्त उसके बेटे के लिए शगन कर रही थी। घोड़ी खत्म हुई और कमरे में बोलचाल फिर से लौट आई। सब कुछ स्वाभाविक सा हो गया। मेहमान औरतें, शायद कुछ एक को पता नहीं था, वो एक दूसरे से पूछ रही थी और कई उनके कान के पास कह रही थी, यही है शाह की कंजरी। कहने वाली ने शायद बहुत धीरे से कहा था, खुसर पुसर सा, पर शाहिनी के कान में आवाज पड़ रही थी, कानों से टकरा रही थी, शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। और शाहिनी के मुंह का रंग फीका हो गया। फरमाइश का अंत नहीं था। एक गीत खत्म होता तो दूसरा गीत शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की फरमाइश पूरी करती तो कभी मर्दों की। गीतों की बात कुछ और थी। जब उसने मिर्जे की हेक लगाई, उठनी साहिबा सुथिए, चल उठ के दे दीदार, हवा का कलेजा हिल गया। कमरे के बैठे मर्द बुत बन गए। शाहिनी को फिर घबराहट सी हुई। उसने बड़े गौर से शाह के मुख की तरफ देखा, जो बुत की तरह बन चुका था, पर शाहिनी को लगा कि वो पत्थर का हो गया है।
शाइनी के कलेजे में एक हौल सा हुआ और उसे लगा कि अगर ये घड़ी छिन गई तो वो आप भी हमेशा के लिए बुत बन जाएगी। वो करे कुछ भी करे, पर मिट्टी का बुत ना बने। काफी शाम हो गई थी, महफिल खत्म होने वाली थी। शाइनी का कहना था आज वह उसी तरह बताशे बांटेगी जिस तरह लोग उस दिन बांटते हैं जिस दिन गीत बैठाए जाते हैं। पर जब गाना खत्म हुआ तब कमरे में चाय और कई तरह की मिठाइयां आ गईं और शाइनी ने मुट्ठी में लपेटा हुआ 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के सिर पे से वारा और फिर उसे पकड़ा दिया जिसे लोग शाह की कंजरी कहते थे। रहने दे शाइनी, आगे भी तेरा ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके रूप की तरह झिलमिला रही थी। शाइनी के मुंह का रंग फीका पड़ गया और उसे लगा कि शाह की कंजरी ने आज भी सभा में शाह से अपना संबंध जोड़कर उसको एक हतक कर दी। पर शाइनी ने अपना आपा थाम लिया और एक जरासा किया कि आज उसने हार नहीं खानी थी। वो जोर से हंस पड़ी, नोट पकड़ाते हुए कहने लगी, शाह से तो तूने नित लेना है, पर मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है? चल आज ले ले। और शाह की कंजरी नोट पकड़ती हुई एक बार फिर हिनी सी हो गई और अब कमरे में शाइनी की साड़ी का सगुन वाला गुलाबी रंग फैल गया।